हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है क्या आपको? चलें, दैट्स नाइस। हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं। तो 5:05 तक तक हमारी पीपीटी भी जो है वो अपलोड हो जाती है, फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया हैं प्लीज़, जो लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी उनको ज़रा समराइज़ करें आप लोग सोच के कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जैसे ही हमारी पीपीटी अपलोड होती है तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। इन्हीं चीज़ों से जो है ना मैं आपकी अटेंडेंस भी ले लूँगा। जो जो बंदा रिप्लाई करेगा क्वेश्चन का, समराइज कर देगा, उन लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी जी। जल्दी से डू इट क्विकली। सही है जी। सो आई थिंक हमने मेंटल इलनेस जो है ना उसको कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, राइट? हाँ जी, तो वी वर ऑन
हमने जनाब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़ लिए थे, हमने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स पढ़ने थे आज, राइट? ऐसा ही है, हमने आज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स पढ़ने थे। जी, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे जी, ये मुझे बताएं ज़रा, ताकि मैं अटेंडेंस मार्क करूं। जी, लास्ट क्लास में कितने थे स्टूडेंट्स? अच्छा, बस फिर 24 लोग प्रेजेंट हुए हैं अभी, और 24 लोगों की अटेंडेंस लग जाएगी, बाकी दुनिया एब्सेंट हो जाएगी। यही कर सकते हैं। आपकी अटेंडेंस लगा लूँ मैं, फिर हम वापस पढ़ना शुरू करते हैं। चलें जी, आई एम डन विद द अटेंडेंस। तो अब हम आते हैं ज़रा ये फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मेंटल इलनेस कॉज करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले जो है, मैंने आपसे शेयर किया था कि एटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर वन इज प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, नंबर 2 आर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, नंबर 3 आर परपेचुएटिंग फैक्टर्स। अब यहाँ पर होता ये है, अच्छा जी, तो होता ये है कि ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये हो सकता है सब में पाए जाते हों या बहुत सारे लोगों में पाए जाते हों प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। मतलब वो फैक्टर्स जो कि किसी बंदे को ससेप्टिबल करते हैं या फिर किसी बंदे को प्रोन करते हैं किसी भी मेंटल इलनेस की तरफ। जब इनके साथ ये मिल जाते हैं, ये जमा ये इज इक्वल टू मेंटल इलनेस। ठीक है जी, ये जमा ये इज इक्वल टू मेंटल इलनेस। ये अगर नहीं होंगे तो बंदा प्री डिस्पोज नहीं होगा। ये वाले जो फैक्टर्स हैं, ये ट्रिगर करते हैं और मेंटल इलनेस कॉज करा देते हैं। अब जो लास्ट वाले हैं वो हम आगे अभी देखते हैं कि लास्ट वाले क्या करते हैं जी। सो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर लिया था, जेनेटिक मेकअप, फिजिकल डैमेज टू सीएनएस, एडवर्स साइकोसोशल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट जो है वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, जो कि जो पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं
जब उनके साथ मिल जाते हैं तो मेंटल इलनेस हो जाते हैं। देर आर इवेंट्स दैट अकर शॉर्टली बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर एंड अपीयर टू हैव इंड्यूस्ड इट। मतलब एक बंदा बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको शायद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थी या साइकोसोशली वो डिस्टर्ब था, या फिर उसके ब्रेन पे चोट वगैरह को लगी हुई थी। एकदम से क्या हुआ कि उसकी जॉब चली गई या लाइफ में कोई मेजर चेंज आ गई। तो उसके कुछ अरसे बाद उसके अंदर मेंटल इलनेस स्टार्ट हो गई। सो दैट्स हाउ प्रीडिस्पोजिंग एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वर्क। सो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कैन बी फिजिकल स्ट्रेस, कोई बीमारी का आ जाना, साइकोसोशल स्ट्रेस, कोई भी लाइफ के अंदर बड़ा इवेंट हो जाना, कुछ बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाना, सोशली साइकोलॉजिकली जो है ना कोई प्रॉब्लम आ जाना। तो दैट्स हाउ मेंटल इलनेस हैपेंस। नंबर 3 है perpetuating factor. Perpetuating factor. They are reasonable. They are responsible for aggravating or prolonging the disease already existing in an individual. अच्छा, एक बंदा था मेंटली सिक हुआ, उसके अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था, परपेचुएटिंग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आया। हाँ, वो बीमार हुआ, फिर थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो ये वाले जो इवेंट्स है ना, परपेचुएटिंग फैक्टर्स, ये क्या करते हैं, या तो बीमारी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, या अगर कोई बंदा बीमारी से ठीक हो गया था, मेंटल इलनेस से ठीक हो गया था या थोड़ा बेहतर हो गया, तो उसकी तबीयत फिर से खराब कर देते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं परपेचुएटिंग फैक्टर्स। और इसके अंदर आ जाती हैं साइकोसोशल स्ट्रेसेस। लाइफ का कोई भी बड़ा चेंजिंग इवेंट वगैरह जो है इनकी बीमारी को वापस लेकर आ सकता है। अच्छा जी, मुझे बताएं आवाज आ रही है, क्योंकि आई हैव सीन अ कमेंट के नो वॉइस। जी, आवाज का बताइए। जी क्लास, आवाज का बताइए। ठीक है जी, दैट्स गुड की आवाज आप लोगों को आ रही है। चले हम आगे चलते हैं। सो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ मेंटल इलनेस, इसमें 3 तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। नंबर 1 बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, और सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 हेरिडिटी, कि किसी की फैमिली में उसको विरासत में बीमारियां मिलती हैं। हाँ, फैमिलीज के अंदर जो बीमारियां रन करती हैं। नेक्स्ट कुछ बायोकेमिकल फैक्टर्स होते हैं बायोलॉजिकली। आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम सुना होगा, हार्मोन्स का नाम सुना होगा, हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में। तो उन न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर नीचे जाने से, कम ज्यादा होने से मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं। अगली चीज है ब्रेन डैमेज। तो वो किसी भी किस्म का ब्रेन डैमेज अगर हो जाए, उस सूरत के अंदर भी मेंटल इलनेसेस जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो जो कि हमारी साइकी से रिलेटेड होते हैं, माइंड से रिलेटेड होते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। अच्छा जी, आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आप जरा रिकॉल करें या फिर आप अंदाजा लगाएं, व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो मेंटल इलनेस कॉज कर सकते हैं? बड़ा फेमस फैक्टर है जी स्ट्रेस। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई फैक्टर्स आते हैं तो वो आप मुझसे शेयर करें जी। 1 मिनट है जी आपके पास, तो आंसर करना शुरू करें। जी क्लास, आंसर करना शुरू करें जी। एनवायरनमेंट, वेरी गुड। एंग्जाइटी डिप्रेशन तो खुद बीमारी है भाई, एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं, एनवायरनमेंट किसी ने बिल्कुल सही कहा है, इरम ने कहा एनवायरनमेंट। एग्रेशन, ठीक है श्यामा। अभी अजान हो रही है, जरा मैं थोड़ा खामोश होता हूँ, अजान हो जाती है, हम वापस आते हैं, आप लिखते रहें। जी, ओवर थिंकिंग।
हाँ जी जी बिल्कुल। ये आ गए हैं, मुझे कुछ आंसर मैं डिस्कस करता हूँ उनको साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पर आया है ओवर थिंकिंग। जी बिल्कुल, आरटीए सुमल ने कहा, तो आरटीए की जगह आप ये कह लें कोई भी क्रॉनिक इलनेस, कोई भी लाइफ का कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ी बीमारी। ठीक है, मारिया तुफाल कहती हैं फोबिया, फोबिया इटसेल्फ इज अ मेंटल इलनेस। तो फोबिया जो है वो मेंटल इलनेस कॉज नहीं बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। एंगर आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, एक्सेसिव थिंकिंग आ जाती है, इमोशंस, एक्सेसिव इमोशंस कर लें आप, ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर। हरम पूछती हैं सर फोबिया भी मेंटल इलनेस की कॉज हो सकती है? नहीं। लव, लॉस ऑफ लव्ड वन, ठीक है, इंसोम्निया, लोनलीनेस, नॉइस और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह, ठीक है जी। सो ये हमारे सामने है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स आर मोर लाइकली टू अकर एट सर्टेन क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं, कुछ मेजर चेंजेस हैं लाइफ की, अगर उनको प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मोस्ट लाइकली दैट कैन लीड टू मेंटल इलनेस। तो वो कौन कौन सी है? नंबर वन, प्यूबर्टी, जब कोई यंग होता है, that some specific personality types are more prone to development of psychological disorders। इसके बाद अगली चीज आ जाती है, कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं जिनके अंदर मेंटल इलनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर वन, दोज हु आर अनसोशल एंड रिजर्व। तो वो लोग जो कि सोशल नहीं होते, एक हद तक सोशल होना चाहिए, तो वो लोग जो बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, उन लोगों के अंदर भी मेंटल इलनेस होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि उनके अंदर शिजोफ्रीनिया हो सकता है ऑन फेसिंग एडवर्स सिचुएशन एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। हाँ जी, नयाब कहते हैं जी ब्रोकन हार्ट। नयाब, अब आप लोग जब जाओगे ना मेंटल हॉस्पिटल, तो उधर आपको आधे से ज्यादा मरीज इन्हीं कहानियों के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो जब आप लोगों का क्लिनिकल लगेगा ना, तो फिर आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, देखोगे। एनी हाउ, दैट इज आल्सो अ साइकोसोशल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल एंड रिक्रिएशनल डिप्रीविशन। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, नया, अब आपके जो है ना इंटरनेट कनेक्शन कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आपको डेली आवाज कट कट के आती है। आप जो है अपने कनेक्शन को चेक कराएं, क्योंकि बाकी सबको आवाज जो है ना वो ठीक आती है। सर आरटीए में बिपाशा को डिसऑर्डर हो गया था एक मूवी में। हाँ नहीं, ठीक है, आरटीए की वजह से हो जाता है, सर पे अगर चोट वगैरह लग जाए, या फिर आप उसे कह सकते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बड़े बड़े ट्रॉमास के बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहे थे, मेंटल इलनेस आर डिसऑर्डर्स आर मोर लाइकली टू अकर एट सर्टेन क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ द लाइफ। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने बताया कि उन लोगों के अंदर जिन लोग जो लोग सोशली जो है वो बिल्कुल रिजर्व और अनसोशल रहते हैं, सोशल एंड रिक्रिएशनल डेफिजिशन रिजल्टिंग इन बॉर्डम, आइसोलेशन एंड इलिनेशन। तो वो लोग जो कि सारा दिन काम शाम करते रहते हैं, रिक्रिएशनल टाइम नहीं निकालते लाइफ के अंदर, उन लोगों के अंदर भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि वो लोग जो कि बोर होते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आइसोलेशन में रहते हैं, तो उनके अंदर भी मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और वो लोग जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट है दी साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक स्ट्रेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट होम। जी आवाज़ नहीं आ रही, बताएं, आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी, आवाज़ आ रही है आपको या नहीं आ रही, मुझे बता दें। आ रही है ना? अच्छा जी, तो जिनको नहीं आ रही, आई थिंक उनके इंटरनेट में कोई ना कोई मसला है। चलें आगे चलते हैं। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट होम, के रिलेशंस ठीक नहीं है फैमिली के साथ या लव्ड वंस के साथ,
प्लेस ऑफ वर्क, वर्क पे रिलेशन ठीक नहीं है, कोलीग्स के साथ ठीक नहीं है, लॉस ऑफ प्रेस्टीज और जॉब, जॉब का चले जाना लाइफ से, और इज्जत का चले जाना। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी जो है मेंटल इलनेस का बायस बनती है। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज ड्यू टू पेरेंट्स विद पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज, फॉल्टी एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स, ओवर स्ट्रिक्टनेस एंड ओवर लीनियंसी। तो ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे भी आगे, बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज कहती हैं कि बहुत सारी मेंटल इलनेस का जो रीजन होता है ना वो चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो स्पेशली वो माँ बाप जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, तो उनके बच्चों के अंदर मेंटल इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। नेक्स्ट आ जाते हैं अब नॉर्मल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ओवर प्रोटेक्शन, रिजेक्शन और अनहेल्दी कंपैरिजन। तो बच्चों के साथ पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा ना होना, बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना, या उनको रिजेक्ट करना, उनको लान तान करते रहना, या फिर बच्चों के दरमियान कंपैरिजन करते रहना कि वो फलाने को देखो, फलाना इस तरह करता है और तुम इस तरह करते हो। तो ये भी मेंटल इलनेस की वजह बन सकते हैं। अगली चीज़ है जी डिप्रीवेशन ऑफ चाइल्ड एसेंशियल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सोशल नीड्स। तो बच्चे की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को पूरा ना करना भी लेके जा सकता है। नेक्स्ट इज मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो ये भी जो है अगर ठीक से ना चलें चीज़ें तो उसके अंदर भी मेंटल इलनेस हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट इज स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, क्लाइमेटिक conditions and seasonal variations are certain time noted in the occurrence of mental disorder। तो बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर सीजनल वेरिएशंस भी आती हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी होते हैं। तो जैसा कि आप लोग बहुत सारे, बल्कि आधी दुनिया जो है फील करती है कि एक ख़ास मौसम आता है सर्दियों का, ख़ज़ां का, उसके अंदर लोग सैड फील करना शुरू कर देते हैं। तो बाज़ वहाँ से डिप्रेशन की भी शुरुआत हो सकती है। तो ये वाली चीज़ें भी हैं, राइट। सो मेरा ख्याल है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको समझ आ गए हैं जी। मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर मैं जनाब आगे चलूंगा सोशल फैक्टर्स की तरफ। जी जनाब। हाँ जी बताइए, समझ आ गई है, आगे चले जाएं। चलें, दैट्स ग्रेट। सो सोशल फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, चलें हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे लिए सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में सोसाइटी रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गरीब होना, जॉब का ना होना, इन इनसिक्योरिटी होना, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशंस करना, अर्बनाइजेशन, शहरों के अंदर आपने देखा होगा देहात से लोग आते हैं और उनके अंदर भी मेंटल इलनेसेस देखा गया कि बहुत कॉमन होती हैं। अगली चीज़ है जी गैम्बलिंग, जुएबाजी करना, अल्कोहलिज्म, प्रोस्टिट्यूशन, ब्रोकन होम्स, टूटे हुए घर। टूटे हुए घरों का मतलब है कि पेरेंट्स में अगर सेपरेशन हो जाती है तो उनके बच्चों के अंदर, डाइवोर्स, वेरी बिग फैमिलीज, रिलीजन, रिलीजन इस तरह से कि जो लोग रिलीजन को फॉलो नहीं करते, तो उन लोगों के अंदर भी देखा गया कि मेंटल इलनेसेस ज़्यादा होती हैं। ट्रेडिशंस को फॉलो ना करना, या ट्रेडिशन ऐसी होना कि वो बंदे को आज़ादी नहीं देती। पॉलिटिकल आप हीवल्स, मतलब एक इनकलाब वगैरह के अंदर लोगों के अंदर मेंटल इलनेसेस ज़्यादा देखी गई हैं। और कोई भी सोशल क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मेंटल इलनेसेस कॉज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। कुछ किसी को आइडिया है इसके बारे में कि व्हाट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स? जी क्लास, एनीबॉडी नो अबाउट डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स? किसी को आइडिया हो, सुना हो कभी, या ये पढ़ के कुछ समझ आ रही हो तो मुझे बताएं, फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। नहीं, अब आपकी इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए आ रहा है ऐसा। जी, क्या सुना है इसके बारे में? जी,
क्या जानते हैं डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के बारे में? नहीं पता, मैं बता दूं। क्लासिफिकेशन, जी जनाब। सो फर्स्ट ईयर में याद हो तो हमने एक नैंडा पढ़ा था, नैंडा की किताब। नैंडा नैंडा की बुक पढ़ी थी ना, कि एक नैंडा की किताब होती है जिसके अंदर नर्सिंग डायग्नोज दी होती हैं। ठीक है। इसी तरह से साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ के अंदर, साइकेट्री एंड मेंटल हेल्थ के अंदर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल होता है। अब बेसिकली ये करता क्या है? ये हमें डिफरेंट डिजीजेस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताता है। ये हमें बताता है कि ये जो डिप्रेशन है, ये उस वक्त ही आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं जब ये 3 महीने तक रहे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो स्टैटिस्टिकली वाले जवाब नहीं ठीक है। कि डिप्रेशन के अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स में से इतनी सिम्टम्स होंगी तो फिर ही हम उसे डिप्रेशन जो है ना वो डायग्नोज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसी किताब है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, कि ये मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में एक किताब है जिसमें बताया जाता है कि इनको डायग्नोज कैसे करना है। आगे लिखा हुआ है DSM-4 TR। तो जैसे आपकी किताब का एडिशन होता है ना, उस तरह से DSM के भी एडिशन आते हैं। DSM जो है, DSM-4 जो है, ये लॉन्च किया गया था फिर 2000s के अंदर, 2000। और आगे जो TR लिखा हुआ है इसका मतलब है जी टेक्स्ट रिवीजन, के इसको रिवाइज किया गया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास DSM-4 नहीं चलता। अब हमारे पास जो चलता है उसका नाम है DSM-5। 2013 के अंदर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने DSM-5 इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो ये याद रखना है कि अब जो करंटली DSR का वर्जन है या एडिशन है, दैट इज DSM-5। लेकिन आपको आपकी किताब के अंदर जो ज्यादा रेफरेंस मिलेंगे वो DSM-4 से मिलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, कई लोगों ने बताया है ये ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर देते हैं और आगे हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे जनाब। तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर टेक्स्ट रिवीजन DSM-4 TR, नाउ इन इट्स फोर्थ एडिशन, इज अ टेक्सोनॉमी पब्लिश्ड बाय द APA। तो APA क्या है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। टेक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन, तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करता है और उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताता है। तो मैंने आपको ये बताया कि अब जो है 5th एडिशन आ चुका है इसका, 4th एडिशन ऑब्सलीट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट इज द DSM-4 TR डिस्क्राइब ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स। तो DSM-4 TR जो है हमें सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बताता है, आउटलाइनिंग स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। और हमें स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताता है कि ये फलां फलां चीज़ होगी तो हम फिर इसको डायग्नोज करेंगे। फॉर ईच बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस और रिसर्च के जरिए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन डिफरेंट बीमारियों का क्राइटेरिया बताती है। All mental health clinicians who diagnose psychiatric disorder use the DSM-4। तो DSM-4 को साइकेट्री की मेन बुक की जो है वो आप समझ लें कि हैसियत हासिल है। इसी को देख के सारे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट बीमारियों को डायग्नोज करते हैं जी।
तो आई होप थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा DSM-4 के बारे में या DSM के बारे में। तो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उसका जो है आप ऐसा करें कि एक समरी बना के मुझे बताएं कि मैंने आपको DSM के बारे में क्या बताया है। चलें जी, हरियप, आपके पास 2 मिनट है। तो मैंने जो DSM के बारे में आपको चीज़ें बताई हैं उनको आपने एक पैराग्राफ की सूरत में समराइज करके मुझे भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी समझ आ गई है, फिर मैं आगे चलूँगा। वेरी नाइस, फातिमा ने आंसर किया है, आयशा तारिक ने आंसर किया है, और चलिए जी, काफ़ी सारे आंसर आ गए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ DSM-4? मैं अब आपको बता दूं कि ये जो पर्पस ऑफ DSM-4 है या DSM है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है जी। चलें जी हम आगे। अच्छा जी, तो क्या क्या पर्पस है इसके? नंबर 1, टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर एंड लैंग्वेज फॉर ऑल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो एक जैसी ही बीमारियों को डायग्नोज कर सकें। ये ना हो कि यूएसए में बैठा हुआ बंदा डिप्रेशन किसी और को कहता है और पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा डिप्रेशन किसी और को कहता है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर देता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि वो बीमारियों को डायग्नोज कर सकें। टू प्रेजेंट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स दैट डिफरेंशिएट स्पेसिफिक डायग्नोसिस। तो ये साइन एंड सिम्टम्स बताता है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बताता है डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की। टू असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द डिसऑर्डर। दूसरा, ये हमें ये भी बताता है कि फलानी वाली मेंटल इलनेस या डिप्रेशन है या फिर शिजोफ्रीनिया है, इनकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, राइट? तो ये इसके पर्पसेस हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पहले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन 4-5 दफा रिपीट हो चुका है कि DSM के एक्सेस कौन कौन से होते हैं और कौन से एक्सेस पे कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को तकरीबन 10 मिनट की नमाज ब्रेक देता हूं। आप लोग प्लीज नमाज पढ़ के आए। 5:48 पे हम लोग रिज्वाइन करेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो 5:47 पे 5:47 पे हम लोग रिज्वाइन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि बेसिकली एक्सेस क्या होते हैं डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के। ठीक है, ठीक है जी। तो आप लोग प्लीज जरा नमाज ब्रेक करें और मैं भी नमाज पढ़ लूँ। 5:47 के ऊपर हम लोग रिज्वाइन करते हैं जी।
हाँ जी, वेलकम बैक। बाकी लोगों को भी कहेंगे वापस ज्वाइन कर लें। हाँ जी जी, आवाज आ रही है आपको? चलें जी, बाकी लोग ज्वाइन कर लें। 25, 26, 27, 28 लोग थे हमारे पास। बाकी लोग आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। बाकियों को कहें प्लीज़ ज्वाइन करें, ग्रुप में मैसेज कर दें। हाँ जी, सो लेट स्टार्ट। दोबारा से स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको बता रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया था। हाँ जी, सो एक्सेस के बारे में। अ मल्टी एक्सिल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर दैट इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑन सेवरल एक्सेस or domains of information allows the practitioner to identify all factors that relate to a person's condition. ठीक है, a multi-axial classification system that involves assessment on several axes or domains of the information that allow practitioner to identify all the factors that relate to the person's condition. सो जो डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स है ना, एक कंप्लीट बंदे को जो है वो 5 एक्सिस पे रखा जाता है और उसके अंदर उस बंदे में देखा जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और कौन कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 एक्सिस। तो 5 एक्सिस आपको सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पे कि DSM-4 के 5 एक्सिस थे, जिसका नाम है जी एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 4 एंड एक्सिस 5। अब बेसिकली इन एक्सिस के ऊपर होता क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी एक्सिस 1। एक्सिस 1 के ऊपर बेसिकली क्या क्या है। एक्सिस 1 इज फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो जितने भी बड़े बड़े साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल इलनेसेस हैं वो एक्सिस 1 पे रखी जाती हैं। एक्सेप्ट, अब क्या चीज़ नहीं है एक्सिस 1 पे? नंबर 1, मेंटल रिटार्डेशन नहीं है एक्सिस 1 पे, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को एक्सिस 1 पे नहीं रखा जाता। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल रिटार्डेशन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अलावा बाकी सारे बड़े बड़े डिसऑर्डर्स एक्सिस 1 पे रखे जाते हैं। एग्जांपल इंक्लूड्स डिप्रेशन, शिजोफ्रीनिया, एंग्जाइटी, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि जी कौन सा वाला कौन से 2 डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक्सिस 1 पे नहीं रखे जाते, तो आप क्या जवाब देंगे? जी जवाब दें, कौन से 2 डिसऑर्डर्स एक्सिस 1 पे नहीं रखे जाते? जी, वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ जी, कौन से 2 डिसऑर्डर्स एक्सिस 1 पे नहीं रखे जाते हैं? जी, ना करो भाई, मैंने कहा कौन से 2 डिसऑर्डर्स नहीं रखे जाते एक्सिस 1 पे, तो वो मेंटल रिटार्डेशन एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बाकी सबने ठीक कहा, एक आध आंसर गलत आया था। अगर मैं आपसे कहूं कि डिप्रेशन कौन से वाले एक्सिस पे रखा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? जी,
डिप्रेशन कौन से एक्सिस पे रखा जाता है, क्या जवाब होगा? वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी एक्सेस टू की तरफ। तो एक्सेस टू इज फॉर रिपोर्टिंग मेंटल रिटार्डेशन एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो वो चीज जो कनेक्ट हो गया था जी, मुझे बताइएगा आवाज आने लग गई आपको? जी क्लास, आवाज आने लग गई है? जी जी बताइए, आवाज आने लग गई है आपको? जी प्लीज बताएं, आवाज आ रही है? जी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आवाज आपको आने लग गई है दोबारा से? चलो जी,
टाइम ज़रा ख़त्म हो चुका है, हमें अब 6 बजे वाले लेक्चर में लॉगिन करना है, तो मैं इस वाले को क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है ना 6 बजे वाले में प्लीज़ ज़रा लॉगिन करें, 6 बजे वाले में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 6 बजे वाले में लॉगिन करें जी।